नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के द्वारा जो सेट का एग्ज़ाम होने वाला है 27 दिसंबर 2020 के दिन जो सेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसकी तैयारी करने के लिए हम लेकर आए हैं जो पहले के एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों इससे पहले हमने एक 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जून 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हिंदी विषय के क्वेश्चन पेपर हम ले चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं जनवरी 2018 में जो सेट के एग्ज़ाम हुए थे हिंदी विषय के उसके क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि हिंदी विषय के जो सेट के एग्ज़ाम हुए थे जनवरी 2018 में, उसके हिंदी विषय के 2 पेपर थे, पेपर 2 और 3। तो ये पेपर 3 है, तो इसमें 75 प्रश्न आए हुए थे, तो जिसका परिचय हम लेंगे और जो बाकी बचे हुए हैं उसका परिचय हम अगले वीडियो में लेंगे। दोस्तों हम अपने चैनल पे पिछले 5 साल के जो सेट के एग्ज़ाम हुए हैं उसका क्वेश्चन पेपर लेने वाले हैं स्पष्टीकरण के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से जसवंत सिंह की रचना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भाषाभूषण। दोस्तों जितने भी प्रश्न के सही उत्तर है वो मैंने पहले से टिक करके रखे हैं, तो अगर आपके पास समय कम है तो आप वीडियो को आगे कर करके आंसर देख सकते हो। तो अगर आपको स्पष्टीकरण चाहिए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो जो ललित ललाम रचना है, ये रचना मतीराम की है। ललित ललाम ये मतीराम की रचना है जो कि रीतिकाल के कवि हैं। फिर अलंकार प्रकाश ये कवि भूषण की रचना है। तो दोस्तों कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि 2 भूषण हुए थे रीतिकाल में। एक भूषण जिन्होंने शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक की रचना की, और दूसरे भूषण जिन्होंने अलंकार प्रकाश की रचना की। परंतु कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि एक ही भूषण है, यानी कि जिन्होंने शिवराज भूषण की रचना की उन्होंने ही अलंकार प्रकाश की रचना की। तो ये विद्वानों में मतभेद हैं, परंतु सामान्य तौर पे जो कवि भूषण हैं उनकी 3 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती है। पहला है शिवा बावनी, दूसरा है शिवराज भूषण, तीसरा है छत्रसाल दशक। परंतु कुछ विद्वानों ने अलंकार प्रकाश भी भूषण की रचना माना है। तो भाषा भूषण, तो भाषा भूषण के जो कवि हैं वो है जसवंत सिंह हैं। और कवि प्रिया ये केशव दास की रचना है। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि केशव दास ने कवि प्रिया की रचना अपनी एक शिष्य राय प्रवीण को काव्य की शिक्षा देने के उद्देश्य से इसकी रचना की थी। तो कभी कभी प्रश्न आते हैं कि कवि केशव दास ने कवि प्रिया की रचना क्यों किया था। तो उनकी जो शिष्य थी जिसका नाम था राय प्रवीण, इसमें लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहे हैं पर आप समझ जाइए। तो राय प्रवीण जो इनकी शिष्या का नाम था, इसको इन्होंने काव्य की शिक्षा देने के उद्देश्य से कवि प्रिया की रचना की थी। कवि प्रिया का जो समय है वो है 1601। ठीक है। तो केशवदास की आपको रचनाएं पता ही होगा। एक रामचंद्रिका है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ऐसे कई रचनाएं हैं जिसका परिचय हम आगे लेंगे क्योंकि उसके ऊपर भी एक प्रश्न आया हुआ है। तो आगे हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी केशवदास के ऊपर ही है। केशव की रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है, यह कथन किसका है। तो प्रश्न पूछा गया कि केशवदास की जो रामचंद्रिका है
उसे किसने कहा है कि ये छंदों का अजायब घर है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर ए, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने केशवदास की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। दोस्तों हम रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने केशव के काव्य को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। और एक और कथन है जो कि एग्जाम में आते हैं कि केशव दास को कवि हृदय नहीं मिला था। यह भी कथन रामचंद्र शुक्ल का है। नगेंद्र, तो नगेंद्र ने रामचंद्रिका को असाधारण काव्य कहा है। तो नगेंद्र ने रामचंद्रिका को क्या कहा है? तो असाधारण काव्य। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों मैं आपको स्पष्टीकरण दे रहा हूं, इसलिए हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा बने, परंतु मैं इतना आश्वासन दे सकता हूं कि अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको 27 दिसंबर में जो हिंदी विषय का सेट का एग्जाम हो रहा है उसमें आपको काफी लाभ होगा। अगर आपको स्पष्टीकरण नहीं चाहिए तो आप वीडियो को आगे कर करके भी सही आंसर देख सकते हो, मैंने टिक करके रखे हैं। तो आगे प्रश्न देखते हैं 3 नंबर का। स्वामी रामानंद द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय का नाम है। तो दोस्तों 2018 में जो सेट का एग्जाम हुआ था तो इसमें यह जो प्रश्न है, इसमें प्रश्न तो सही पूछा है पर इसका ऑप्शन गलत दिए गए हैं। यानी कि जो स्वामी रामानंद है इनके द्वारा जो संप्रदाय है, जिसका संप्रदाय का नाम है रामावत संप्रदाय, तो इनके संप्रदाय का नाम क्या है? रामावत संप्रदाय। तो इस ऑप्शन में कहीं पर भी रामावत संप्रदाय का जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए सेट के एग्जाम में इस प्रश्न का जो आंसर है उसे काउंट न करके सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने भी ये पेपर दिया है सभी को 2 मार्क्स दे दिए गए थे। चाहे किसी ने कोई भी टिक किया हो, सभी को 2 मार्क्स मिल गए थे, इसे काउंट नहीं किया गया था। तो इसलिए स्वामी रामानंद के द्वारा जो प्रवर्तित सिद्धांत है, संप्रदाय है, उसका नाम था रामावत संप्रदाय। जो राधा वल्लभ संप्रदाय है इसके प्रवर्तक या इसके संप्रदाय बनाने वाले के नाम है हीत हरिवंश। तो हीत हरिवंश किसका है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय। श्री संप्रदाय, तो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं रामानुजाचार्य। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं वल्लभाचार्य। निम्बार्क संप्रदाय, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो सूरदास को जो पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है वो कहा है स्वामी विट्ठल। इनका पूरा नाम था स्वामी विट्ठल नाथ, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे। तो एक और प्रश्न आते हैं कभी कभी कि अष्टछाप, जो अष्टछाप है उसकी स्थापना किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना भी स्वामी विट्ठल नाथ ने की थी। लिखने में थोड़ा कठिनाई हो रहा है क्योंकि राइटिंग पैड मेरे पास नहीं है। तो जो अष्टछाप की स्थापना की थी ये भी किसने की थी? स्वामी विट्ठल नाथ ने। कब की थी? तो 1565 ईस्वी में। ठीक है, ये ईस्वी में, संवत में नहीं, 1565 ईस्वी में। और जो सूरदास को इन्होंने क्या कहा है? पुष्टि मार्ग का जहाज। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अष्टछाप के जो कवि हैं वो आते हैं चित्त स्वामी, परमानंद दास, कुंभन दास, सूरदास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो अष्टछाप के 8 कवि माने गए हैं। यानी कि स्वामी विट्ठलनाथ का जो आशीर्वाद है वो जिन 8 कवियों पर पड़ा उन्हें ही
अष्टछाप के कवि माने कहा जाता है। और अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी? तो 1565 में की गई थी। किसने की थी? तो विठल नाथ ने की थी। इसके 8 कवि हैं। अगर क्रम से बताऊं मैं तो सबसे पहले आते हैं कुंभन दास, फिर सूरदास, परमानंद दास, फिर गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो अष्टछाप के कवियों में सबसे बड़े जो कवि हैं वो है उम्र के हिसाब से कुंभन दास, और सबसे छोटे कवि हैं जिसका नाम है नंद दास। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, परंतु मैं कह सकता हूं कि अगर ये वीडियो आप पूरा देखोगे तो अवश्य ही सेट का एग्जाम पास हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी काम आपको करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए अगर आप वीडियो देखने में थोड़ी मेहनत करोगे, थोड़ा कष्ट उठाओगे तो आपको एग्जाम में इसका लाभ होगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युगिन किस लेखक पर मराठी का संस्कार पड़ा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अलम है इष्ट अतः अनमोल, साधना ही जीवन का मोल, यह काव्य पंक्तियां किसकी है? तो यह काव्य पंक्ति सुमित्रानंदन पंत की है। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो इसका हिंदी में सबसे पहले अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो राजा लक्ष्मण सिंह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1823 में। ठीक है दोस्तों, आपको जितने प्रमुख कवि हुए हैं उनका जन्म भी याद कर लेना है, क्योंकि आप लोगों ने अगर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे पुराने वाले, तो उसमें कवियों के ऊपर काफी प्रश्न आते हैं कि जन्म के अनुसार आपको लगाना होता है। तो इसलिए क्या करना है आपको कि इन कवियों का जन्म याद कर लेना है। अगर दोस्तों याद कैसे करना है, इसके कुछ आपको ट्रिक चाहिए, तरीके चाहिए, तो मैं आपको बता सकता हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अस्तित्व सार का पूर्वगामी है, यह कथन किसका है? तो ये बी नंबर ऑप्शन सही है, जॉन पॉल सार्त्र, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा संग्रह कुंवर नारायण का है? तो ये कुंवर नारायण का जो काव्य है उसका नाम है इन दिनों। तो इन दिनों ये ऑप्शन सही है। इसके अलावा जो कुंवर नारायण का काव्य है तो एक है चक्रव्यूह, फिर परिवेश, हम और तुम, आत्मजयी, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, हाशिए का गवाह, और अंतिम काव्य है इनका इन दिनों। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है कि कुंवर नारायण का जो काव्य है वो पहला काव्य है चक्रव्यूह, फिर अंतिम है इन दिनों। दोस्तों इसको याद कैसे करना है, मैं यही बात कर रहा था कि आपको याद करना है। तो याद कैसे करना है, तो इसका मैं उदाहरण देता हूं। जैसे कि कुंवर नारायण के काव्य हैं तो इसको याद करना है, एक वाक्य में आपको इसको सभी काव्यों को बना लेना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कुंवर चक्रव्यूह में फंसे तो परिवेश, हम और तुमने कहा, आत्मजयी, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, हाशिए का गवाह, इन दिनों। तो आपको ये वाक्य बना लेना है और इसको याद कर लेना है कि कुंवर चक्रव्यूह में फंसे तो परिवेश, हम और तुमने कहा, आत्मजयी, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, हाशिए का गवाह, इन दिनों। अगर ये वाक्य आपको याद रहा तो आपको इनकी सभी रचनाएं एकदम क्रम से याद रहेगी। जैसे कि पहला है चक्रव्यूह, फिर दूसरा है परिवेश, हम और तुम, फिर आत्मजयी, फिर अपने सामने, फिर हाशिए का गवाह, और अंतिम है इन दिनों। तो आपको एकदम क्रम से याद रहेगा। तो आपको उसका प्रकाशन वर्ष अगर आप भूल भी गए तो भी आप एग्जाम में उसे सही कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको इसके ऊपर कोई
वीडियो चाहिए होगा तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने भी प्रमुख कवि हैं उनके जन्म को कैसे याद करना है, उनकी रचनाओं को कैसे याद करना है, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। दोस्तों इसी तरीके से मैं याद कर करके 4 बार नेट क्वालिफाई हो चुका हूँ, 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका हूँ हिंदी में, और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से मैं सेट क्वालिफाई हो चुका हूँ। तो कुछ इसी तरीके से मैंने तैयारी की थी। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जिन पांव तले दबे हैं उनको सहलाने में ही कुशल है, यह सोच गोदान के किस पात्र की है? तो यह थोड़ा इन्होंने गलत दिया है। तो कुछ कथन इस प्रकार से था, जहां तक मुझे याद है, कि जब हमारे सर किसी के पांव तले दबे हो तो उसे सहलाने में ही भलाई है। यह कथन इस प्रकार से था, परंतु इसमें इन्होंने कुछ घुमा फिरा के कथन पूछे गए हैं। तो ये गोदान जो उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान, जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ था। और गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। तो यह कथन किसने कहा था? तो ये जो गोदान का नायक है होरी, इसने कहा था। तो इसके अन्य पात्र हैं, जैसे कि होरी है तो होरी की पत्नी है धनिया, होरी का बेटा है गोबर, और भोला जो कि एक पात्र है। तो आगे हम देखते हैं। गल्प और गप को मानने वाले रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर है नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ककरौंदे का पेड़ कहानी किसकी है? तो इसका सही उत्तर है मधुसूदन आनंद। अगला प्रश्न है, पीर बख्श किस कहानी का पात्र है? तो इसका सही उत्तर है पर्दा। तो पर्दा जो कहानी है वह यशपाल का कहानी है। यशपाल, यहाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। तो पर्दा कहानी जो है यशपाल है। फिर पंच परमेश्वर जो कि प्रेमचंद की कहानी है, फांसी जो कि जैनेन्द्र की कहानी है, और शरणार्थी जो कि अज्ञे की कहानी है। अज्ञे का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। तो अज्ञे को जो ये अज्ञे नाम दिया गया था, यह किसने दिया था? तो ये प्रेमचंद ने दिया था। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखना कि अज्ञे को अज्ञे नाम प्रेमचंद ने दिया था। इसके पीछे एक कहानी है। कहानी यह है कि अज्ञे जब उन्होंने एक कुछ कहानी लिखे थे तो उस समय वो जेल में थे। तो जेल में रहते हुए उन्होंने कुछ कहानी लिखी थी। तो वह कहानी उन्होंने हंस पत्रिका में छपने के लिए दिए थे, परंतु उन्होंने अपना कोई भी नाम उसमें नहीं लिखा था। तो यानी कि नाम नहीं लिखा था, इसलिए ये कवि जो थे वो अज्ञात थे। तो अज्ञात थे, कोई नाम नहीं था, इसलिए प्रेमचंद ने अज्ञे नाम से उनकी कहानी को प्रकाशित किया। फिर बाद में वे अज्ञे नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि अज्ञे का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन, और अज्ञे जो नाम है ये मुंशी प्रेमचंद ने इन्हें दिया था। इसके ऊपर कभी कभी प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अगला प्रश्न है, उपेंद्रनाथ असकृत एकांकी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर डी, यानी कि विभूति जो है ये उपेंद्रनाथ अस्क की जो एकांकी है वो है नहीं है। तो उपेंद्रनाथ अस्क की ये तीनों जो रचना है वो एकांकी है। बतसिया, एक ही कब्र में, और लक्ष्मी का स्वागत, ये तीनों ही उपेंद्रनाथ अस्क का एकांकी है। ठीक है। तो दोस्तों मैं स्पष्टीकरण के साथ वीडियो ले रहा हूं, इसलिए वीडियो लंबा बनेगा, परंतु इतना मैं कह सकता हूं कि अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको एग्जाम में बहुत लाभ होगा। तो आगे हम देखते हैं, आचार्य भामा ने किस तत्व को अलंकारों का मूल माना है? तो ये प्रश्न पूछा गया कि जो आचार्य भामा हुए उन्होंने किस तत्व को अलंकारों का मूल माना है? तो इसका सही उत्तर है
वक्रोक्ति। तो वक्रोक्ति को भामा ने अलंकारों के मूल में माना है, मूल तत्व के रूप में माना है। दोस्तों, आचार्य जो भामा हैं ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और भामा का जो समय है वो है 6वीं शताब्दी। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात कि आपको क्या करना है कि जितने भी आचार्य हुए हैं, जैसे कि भरत मुनि, भामा, दंडी, मनमठ, विश्वनाथ, जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ, तो ये जो प्रमुख जो आचार्य हुए हैं उनका आपको समय याद कर लेना है, क्योंकि इनके ऊपर अक्सर प्रश्न आते हैं कि आपको काल क्रम के अनुसार, जन्म के अनुसार इनको लगाना होता है क्रम से। तो बहुत से विद्यार्थी जो होते हैं वो ऐसे प्रश्न वो गलत कर लेते हैं क्योंकि उन्हें याद नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका अपनाना है, जैसे कि भरत मुनि हो गए, ठीक है। तो भरत मुनि का जो समय है वो 2री शताब्दी माना जाता है। तो आपको बुक पे लिखना है भरत मुनि और सामने लिखना है 2। फिर भामा का जो समय है वो है 6वीं शताब्दी, तो आपको भामा लिखना है और उसके सामने लिखना है 6। ऐसे ही आपको क्या करना है कि जितने आचार्य है उनको सिर्फ उनका अंक लिख देना है, जैसे भामा 2, माफ कीजिए भामा 6, भरत मुनि 2, तो आपको तुरंत याद हो जाएंगे कि इनका समय क्या था, क्योंकि इनका समय आपको पता है कि शताब्दी में है, कोई ईयर नहीं दिया गया, जैसे कि 1950, 1960, 1990, ऐसा कोई ईयर नहीं है जो आपको याद करने में कठिनाई आए। परंतु यह भी विद्यार्थी याद नहीं करते हैं और एग्जाम में गलत कर लेते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि एक पेज पर जितने भी काव्य शास्त्र के आचार्य हुए हैं उनका नाम लिख देना है और उनके सामने जो उनका समय है उसको इसी तरह लिखना है। पूरा इस तरह नहीं लिखना है कि भाई 2री शताब्दी, 4थी शताब्दी, 5वीं शताब्दी, ये पूरा नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है, भरत मुनि उसके सामने 2 लिखना है, भामा 6, वामन 8, विश्वनाथ 14, पंडित राज जगन्नाथ 17। यानी कि आपको क्या करना है, अंक लिख देने, क्योंकि अंक लिखोगे तो आपको तुरंत याद हो जाएंगे, ठीक है। तो एक और ले लेते हैं इसके ऊपर हम। तो ये जो अतिशयोक्ति है, तो जैसे कि भामा ने अलंकारों के मूल में क्या माना है, तो वक्रोक्ति को माना है। तो आचार्य दंडी ने अलंकारों के मूल में अतिशयोक्ति को माना है। तो ये बात आपको याद रखना है कि दंडी ने किसे माना है अलंकारों के मूल में, तो अतिशयोक्ति को माना है। तो भामा ने किसे माना है, उसे वक्रोक्ति को, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, यह एक परिभाषा है, काव्यम ग्राह्यम लंकारात् सौंदर्यम अलंकारा। सौंदर्य ही अलंकार है। ये किसने कहा था, तो ये आचार्य वामन ने कहा था। आगे प्रश्न देखते हैं हम, क्रोचे कृति के संदर्भ में किस विभाजन को गलत मानते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर ए। तो वस्तु और रूप को क्रोचे कृति के संदर्भ के विभाजन में गलत मानते हैं। तो सही किसे मानते हैं, तो पात्र और संवाद को, भाषा शैली को, प्रतीक और बिंब को। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, कविता की मूल संरचना वास्तुकला और चित्रकला के सदृश है, यह किसका कथन है। तो नंबर जो डी है वो सही है, क्लिंट ब्रुक्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, तुलसी का कलिकाल वर्णन किस काल की भयावहता के यथार्थ का निदर्शन करता है। तो तुलसीदास ने जो कलिकाल यानी कि कलियुग का वर्णन किया है, तो उसमें किस काल की भयानक स्थिति का वर्णन है, ये प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, आपको अगर मान लीजिए प्रश्न कभी कभी हम क्या कर लेते हैं, गलत ही पढ़ लेते हैं, तो आपको क्या करना है कि पहले प्रश्न को समझ लेना है। अगर आप प्रश्न को अच्छे से समझ लोगे तो आपको उसका उत्तर तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसमें क्या पूछा गया है कि तुलसी का कलिकाल वर्णन किस काल की भयावहता के यथार्थ का निदर्शन करता है। तो कभी कभी विद्यार्थी जल्दी में प्रश्न पढ़ लेते हैं और उन्हें प्रश्न समझ में नहीं आता, फिर वो क्या करते हैं कि गलत ही आंसर दे देते हैं। तो आपको पहले प्रश्न को समझना है। तो जो तुलसीदास हुए उन्होंने अपने काव्य में जो कलिकाल यानी कि कलियुग का वर्णन किया है,
तो कलयुग के वर्णन में उन्होंने किस काल की भयानक स्थिति का वर्णन किया है, भयानक स्थिति की यथार्थ का वर्णन किया है। तो आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर दो तो आपको पता चलेगा जो तुलसीदास है वो किस शताब्दी के कवि हुए हैं। इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में, ठीक है। 1532 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने रामचरितमानस लिखा था, ये लगभग 1574 के आसपास, 74 ही लिखा था। तो 1574 में इन्होंने रामचरितमानस लिखा था। तो रामचरितमानस का जो उन्होंने रामचरितमानस से इसे 7 खंड या कांड जिसे कहा जाता है, तो ये रामचरितमानस में 7 कांड है। तो अंतिम जो कांड है जिसका नाम है उत्तर कांड, तो उत्तर कांड में उन्होंने कलयुग या कली काल का वर्णन किया है और उस कली काल के वर्णन में उन्होंने जो अपने समय है, अपने समय के भयावह स्थिति का वर्णन किया है। तो जाहिर सी बात है तुलसीदास का समय क्या है 1532, यानी कि 1532 किस में आता है, मध्यकाल में आता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को ही हम क्या कहते हैं, भक्ति काल, और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल। तो इसका जो उत्तर है वो सही उत्तर है मध्यकाल। अगर इसकी मध्यकाल की जगह पूर्व मध्यकाल होता या भक्ति काल होता तो भी इसका सही उत्तर क्या होता, यही होता। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखनी। इस तरह से अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन पेपर की तैयारी करते हो तो मेरी गारंटी है कि आप दिसंबर के एग्जाम में 100% पास हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, परंतु आप थोड़ा सब्र के साथ इसे देखिए, इस वीडियो का आपको जरूर लाभ होगा एग्जाम में। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अज्ञे की लंबी कविता असाध्य वीणा में केस कंबली गुफा गेह का संबोधन किसे दिया गया है। तो आपको जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे है उनका जो काव्य है असाध्य वीणा, उसकी स्टोरी आपको पता होगी। तो उसमें जो राजा है, राजा के पास एक वीणा होता है जिसे कोई साध नहीं पाता, इसलिए उसका नाम क्या रखा जाता है, असाध्य वीणा, जिसे कोई साध नहीं पाया है। तो इस वीणा को बजाने के लिए ये जो प्रियबंध है इसे बुलाते हैं। तो प्रियबंध जो है उसके लिए संबोधन है कि केस कंबली गुफा के है, ठीक है। तो दोस्तों आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कैसा लगे ये वीडियो। अगर आपको ये पसंद आए तो ही बताना, अगर पसंद नहीं आए तो भी बताना। अगर आपको स्पष्टीकरण नहीं चाहिए तो आप मुझे कहना, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूंगा। और आपको स्पष्टीकरण चाहिए तो भी मुझे कहना, मैं उस हिसाब से बनाऊंगा। क्योंकि यह वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, इसलिए यह वीडियो मैं आपके अनुसार ही बनाऊंगा। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो दिए गए सूफी कवियों का उनके जन्म काल के अनुसार लगाना है, आपको क्रमानुसार लगाना है, सही क्रम से। तो सबसे पहले जो आते हैं, इसका सही उत्तर है ए। सबसे पहले आते हैं मुल्ला दाऊद, फिर आते हैं कुतुबन, फिर आते हैं जायसी और फिर मंजन। दोस्तों जो मुल्ला दाऊद है इनकी रचना का नाम था चंदायन, फिर कुतुबन इनकी रचना का नाम था मृगावती, जायसी की रचना का नाम था पद्मावत और मंजन की रचना का नाम था मधुमालती, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो प्रश्न यह है कि केशव की काव्य कृतियों का रचना काल के अनुसार सही वर्ग है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न कंफ्यूज कर देते कभी कभी, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है कि रचना काल के अनुसार सही क्रम है। तो कभी कभी विद्यार्थी समझ लेते कि भाई इसमें यह पूछा गया है कि केशवदास की रचनाएं कौन सी है, तो वो क्या करते हैं कि कोई भी आंसर सही कर देते हैं। पर इसे रचना काल यानी कि पहले कौन सी लिखी गई फिर बाद में कौन सी लिखी गई, इस हिसाब से लगाना है आपको। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर डी। तो सबसे पहले आता है रसिक प्रिया, फिर आता है कवि प्रिया,
फिर रामचंद्रिका और विज्ञान गीता। तो ये सही क्रम है। दोस्तों, आपके सामने एक समस्या आई होगी एग्जाम की तैयारी करते समय कि इतने कवि हैं, उनका जन्म कैसे याद करें, उनकी रचनाओं को कैसे याद करें। ये समस्या मेरे सामने भी आई थी, तो मैंने कुछ इसका समाधान खोजा था। समाधान यह था दोस्तों कि क्या करने का, जितने भी कवि हैं, जैसे कि भारतेंदु युग के कवि हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं, छायावाद के कवि हैं, प्रगति प्रयोगवाद, यानी कि किसी भी युग के कवि हैं, तो उनको क्या करना कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल भारतेंदु युग के कवि हैं, ठीक है। तो भारतेंदु युग के कवि जितने भी हैं, उनका जन्म को एक क्रम में याद कर लेना है। जैसे कि उनके जन्म को एक वाक्य में बना लेना है जिसमें कि उनका नाम हो और उसे याद कर लेना है। इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए आप किसी का जन्म भूल भी जाते हो तो भी आपको उनका क्रम याद रहेगा। उसी तरह आपको क्या करना है कि जो कवि हुए हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनको भी आपको एक क्रम में वाक्य में बना लेना है, जिससे कि अगर मान लीजिए आपको वह वाक्य याद है तो भी आप उसका आंसर दे सकते हो। आपको मैं इसी का एक उदाहरण देता हूं, फिर आपको समझेगा। जैसे कि देखो, कवि केशवदास की रचना का नाम है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। इसके अलावा भी उनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है, अब इनकी 7 रचनाएं हैं। अब समस्या आती हुई, 7 रचनाएं तो याद हो गई, पर इनका प्रकाशन वर्ष याद नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे बहुत से कवि बचे हुए हैं जिनका हमें याद करना रहता है और हम नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है कि इनका सभी को वाक्य में बना लेना है। मैं आपके सामने ही बता रहा हूं, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या है, ये क्रम से दिया गया है, तो इनके 7 जो रचना है उसको मैं आपको एक क्रम में बताऊंगा। तो देखो, इसका क्या है, रसिक, ठीक है, रसिक प्रिया। तो आपको क्या करना है, रसिक को ले लेना है एक वाक्य में, रसिक, फिर उसको आपको क्या करना है, कवि को ले लेना है, फिर आपको राम को ले लेना है, फिर आपको विज्ञान, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, एक क्रम से ले लेना है। जैसे कि रसिक कवि ने राम रतन को विज्ञान गीत सुनाए तो जहांगीरा, ठीक है। आप और भी रचनाएं उनके ऐड कर सकते हो, जैसे कि रसिक कवि ने राम रतन को वीर सिंह के विज्ञान गीत सुनाए तो जहांगीरा, ठीक। इससे आपको क्या होगा, रसिक से रसिक प्रिया, कवि से कवि प्रिया, राम से रामचंद्रिका, इससे पहले रतन से कि कवि रतन, तो आप कीजिए राम रतन, तो रतन से रतन बावनी, फिर वीर से वीर सिंह देवचरित, फिर विज्ञान से विज्ञान गीता, और जहां से जहांगीर जस चंद्रिका। ये उदाहरण दिया मैंने आपको, आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको भले इसका प्रकाशन वर्ष याद ना हो, परंतु इसको आपको क्रम से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो 23 नंबर का प्रश्न है, काल क्रमानुसार इन रचनाओं का सही वर्ग है। तो ये प्रश्न पूछा गया कि काल क्रम के अनुसार इनका सही वर्ग है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर सी, सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प और कर्मभूमि। इसको भी आपको क्या करना है, एक वाक्य में बना लेना है, जिससे आपको क्या होगा कि प्रेमचंद के जितने भी प्रमुख उपन्यास है वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अगर दोस्तों, अगर आपको इसके ऊपर भी कोई वीडियो चाहिए कि इसे याद कैसे करना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सभी का उदाहरण देना ये यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अज्ञे की रचनाओं का सही क्रम है। तो सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे की रचनाएं, देखो आपने ध्यान दिया होगा कि देखो यहाँ पर भी क्रम से आपको पूछा गया है, फिर यहाँ पर भी आपको क्रम से पूछा गया है, और यहाँ पर भी क्रम से पूछा गया है। यानी कि स्टेट के एग्जाम में ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं जो कि आपको काल क्रम के अनुसार, प्रकाशन के अनुसार, जन्म के अनुसार आते हैं। अब हमें इतनी रचनाएं तो याद नहीं हो सकती क्रम से, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इन्हें एक वाक्य में बांध देना पड़ेगा, इनका एक वाक्य बनाना पड़ेगा, और वो वाक्य ही हमें याद रखना पड़ेगा, और इससे क्या होगा कि पूरी रचनाएं हमें एकदम क्रम से याद होगी, ठीक है।
तो जैसे कि अज्ञ का है तो भग्न दूत, चिंता, इत्यलम, आंगन के पार द्वार। तो ये इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, देखो फिर से वही प्रश्न आ गया कि कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है, पहला है गर्म राग, अपने अपने अजनबी, इमरतिया, बसंती। तो इसका ये सही उत्तर है। फिर से वही आ गया कि आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। तो दोस्तों आपको सेट के एग्जाम में कम से कम 30 प्रश्न, 25 से 30 प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपको कम से कम प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाने रहेंगे। फिर कवियों के जन्म के ऊपर भी कम से कम 5-6 प्रश्न आएंगे जो आपको जन्म के अनुसार लगाने रहेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि यही तरीका अपनाना है कि सभी रचनाओं को आपको एक वाक्य में बनाना है और फिर उसको याद कर लेना है। इससे आपको प्रकाशन वर्ष नहीं भी याद हुआ तो भी चलेगा। ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि इसी अनुभव से मैं 4 बार नेट क्वालिफाई हो चुका हूँ, 2 बार JRF हूँ और 2 बार सेट भी हूँ। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से मैं सेट भी क्वालिफाई हूँ। तो प्रश्न देख लेते हैं हम। तो कुछ आत्मकथाएं दी गई है, उन्हें आपको जन्म से लगाना है, मतलब क्रम से लगाना है। तो पहला जो है जूठन, फिर उसके बाद है हादसे, फिर मुर्दहिया, फिर शिकंजे का दर्द। तो जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा है। हादसे जो है वो रमनिका गुप्ता का है। मुर्दहिया ये डॉक्टर तुलसीराम का है। और शिकंजे का दर्द ये सुशीला तागभौरे का है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। तो फिर से वही आ गया कालक्रम। तो इसका भी सही उत्तर है, पहला है राज्यश्री, विशाख, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त। तो दोस्तों अगर आपको इसके ऊपर कोई वीडियो चाहिए कि मैं जितने भी प्रमुख कवि हुए हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, उसके ऊपर एक वाक्य में बांध के उसको वीडियो बनाओ, तो आप मुझे कमेंट में करके बताना, लिख के बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर ज़्यादातर विद्यार्थी मुझे कमेंट करेंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि लिखना, टाइप करना, इसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित रचनाओं का रचना काल के अनुसार सही क्रम बताइए। तो ये कुछ काव्य ग्रंथ है भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित। तो इसमें पूछा गया है कि क्रम से लगाना है। तो काव्यालंकार सूत्र, ध्वन्यालोचन और काव्य प्रकाश। तो ये सही क्रम है। दोस्तों अब एक समस्या आती है कि भाई इसका जो प्रकाशन वर्ष है या इसका जो समय हमें याद नहीं है, तो क्या करना है आपको, इनका जो प्रवर्तक है उसका समय आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने पहले कहा था, तो जैसे कि काव्यालंकार ये भामा की रचना है, तो भामा का समय कब था, तो इनका समय था 6वीं शताब्दी। तो आपको क्या करना है कि सभी का समय ध्यान में रखना है और उसको क्रम से लगा देना है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से वही आ गया सही क्रम। तो आइए रिचर्स की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इनका जो है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कॉलेज ऑन इमेजिनेशन, इंटरप्रिटेशन एंड टीचिंग बियॉन्ड, तो ये इनकी रचना है। दोस्तों आप इसको एक पेज पर लिख भी सकते हो कि भाई आइए रिचर्स की रचनाएं कौन सी है, तो आप इसको इसी क्रम से लिख सकते हो, ठीक है। इससे क्या हुआ कि आपका एक प्रश्न का उत्तर तैयार हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है कि ऐसे ही इसको लिख लेना है ताकि इसके ऊपर प्रश्न आ जाए कि भाई ये किसकी रचना है या रिचर्स की कौन सी रचना है, तो आप इसका आंसर दे सको। दोस्तों मैं इसी एक क्वेश्चन पेपर से मैं आपकी काफी तैयारी करवा दूंगा, तो आखिरी तक इसको देखते रहिए। तो अगला प्रश्न है, कालक्रमानुसार इन निबंधकारों का सही अनुक्रम है।
तो प्रश्न पूछा गया कि इनका जन्म के अनुसार लगाना है। तो पहले आते हैं सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ राय। तो दोस्तों फिर से वही प्रश्न आ गया कि भाई जन्म के अनुसार लगाना है और हमें जन्म याद नहीं है। तो ऐसी समस्याएं आपको एग्जाम में होंगी, तो आपको क्या करना है, जन्म याद कर लेना है, क्योंकि मुझे भी देखो इसी तरह याद हुए थे। तो जो जैसे कि सरदार पूर्ण सिंह हैं, इनका जन्म हुआ था 1881 में, रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था 1884 में, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था माफ कीजिए 1907 में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था। और कुबेरनाथ राय, इनका जन्म हुआ था 1933 में। ठीक है, मैं लिख देता हूं 1881 में सरदार पूर्ण सिंह का, 1884 में शुक्ल जी का, 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का और 1933 में कुबेरनाथ राय का। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप इनका जन्म और ये सब चीजें याद कर लोगे, रचनाओं का क्रम, तो गारंटी है कि आपको 80 से नीचे प्रश्न नहीं आएंगे, 80 मार्क्स से नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि मैं खुद कई एग्जाम दे चुका हूँ सेट का भी। अगर ये इसी पेपर की बात करूँ तो मुझे इसमें 80+ मार्क्स मिले थे। तो और मैंने भी जब तैयारी की थी तो मैंने क्या किए थे कि 2013 से लेकर जितने भी क्वेश्चन पेपर थे उसका मैंने जेरॉक्स निकाल लिया, क्योंकि उस समय इतना ऑनलाइन ये सब इतना सुविधा उपलब्ध नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया कि डाउनलोड करके उसका जेरॉक्स निकालिए, उसको बार बार ऐसे ही सॉल्व करता रहा। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, 31 नंबर का प्रश्न है, रीतिकाल के इन कवियों को संगत श्रेणी में सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपको दोस्तों पूछा गया है कि कुछ रीतिकाल के कवि हैं, उनके कुछ श्रेणियां दिए गए हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो रीतिकाल है, रीतिकाल में मुख्य रूप से 3 काव्य धाराएं देखने को मिलती है, यानी कि रीति काव्य को 3 भागों में बांटा गया है। कुछ लोग 4 भागों में बांटते हैं, जैसे कि पहला है रीतिबद्ध काव्य, फिर है रीति मुक्त काव्य, फिर है रीति सिद्ध काव्य और एक है रीति इतर काव्य। यानी कि जिन कवियों ने रीति की बंधी बंधाई परिपाटी में बंध कर काव्य रचना किए, जिसमें उन्होंने लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ, यानी कि लक्षण ग्रंथ भी लिखे और उदाहरण के रूप में काव्य भी लिखे, वो आते हैं रीतिबद्ध कवि। जिन्होंने कोई भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, परंतु रीति काल की जो परिपाटी है उसका अनुकरण करते हुए स्वतंत्र काव्य रचनाएं की, उसे कहते हैं रीति सिद्ध कवि। और जिन्होंने रीति काल की परिपाटी का भी प्रयोग नहीं किया, न लक्षण ग्रंथ लिखे न उसका अनुकरण किया, यानी कि स्वच्छंद रूप में जिन्होंने काव्य रचनाएं लिखी, वो है रीति मुक्त कवि। ठीक है, और कुछ कवि हैं जिन्होंने इन तीनों को छोड़कर, यानी इन तीनों विषयों को छोड़कर काव्य लिखे, जैसे कि कुछ ने वीर काव्य लिखे, कुछ ने भक्ति काव्य लिखे, तो ये सभी इतर काव्य में आते हैं, रीति इतर काव्य में। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, लगभग 20 मिनट का वीडियो है। अगर आप 20 मिनट देखोगे तो मैं इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि आपका पूरा रीतिकाल का टॉपिक कवर हो जाएगा। ये मैंने यूजीसी नेट के हिसाब से बनाए थे, परंतु आपके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है। तो जिसमें उस वीडियो में मैंने बताया था कि भाई रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, रीतिकाल को जो विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, तो किस विद्वान ने क्या नाम दिए हैं, फिर रीतिकाल के जो काव्य धाराएं हैं जैसे कि ये तीनों हैं, फिर इसका स्पष्टीकरण दिया है मैंने, फिर इन तीनों के प्रमुख जो कवि हैं उनका जन्म दिया गया है, फिर उसके कौन से कवि हुए हैं वो दिया है, फिर उनकी रचनाएं क्या है वो दी गई है। यानी कि लगभग पूरा रीतिकाल मैंने एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, और वो 20 मिनट का वीडियो है। अगर मान लीजिए आप 20 मिनट देते हो अभी, अगर आप मान लीजिए एग्जाम से पहले उसको 2 या 3 बार देख लेते हो, तो गारंटी मैं देता हूं कि रीतिकाल के ऊपर एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसका हम उत्तर देख लेते हैं। तो आपने समझ लिया कि जिन्होंने रीति के परिपाटी में बंधकर काव्य लिखा, तो कौन है, तो जो देव कवि हैं। तो देव कवि हैं ये रीति की परिपाटी में बंधकर काव्य लिखने वाले। रीतिबद्ध कवियों में आते हैं देव, चिंतामणि, केशवदास, मतीराम,
भिखारी दास, ये सभी जसवंत सिंह हैं, ये सभी किस में आते हैं? तो रीतिबद्ध कवि में आते हैं। ठीक है। अब है बिहारी। तो बिहारी जो है वो रीति मुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं। माफ कीजिए, बिहारी जो है वो रीति सिद्ध कवि में आते हैं। ठीक है। और जो घनानंद है, घनानंद रीति मुक्त में आते हैं। तो अभी सही कर देता हूँ। हाँ, तो बिहारी जो है वो रीति सिद्ध में, घनानंद जो है वो रीति मुक्त में, रीतिबद्ध में आते हैं देव। तो बचा कौन? छत्रसाल। तो छत्रसाल का आता है रीति इतर काव्य। ठीक है। तो दोस्तों क्योंकि आपको पता है आप याद करना चाहो तो सभी चीजें आपको याद नहीं हो सकती, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको समझना पड़ेगा। एक बार आपको समझ गया तो आधे से ज्यादा तैयारी तो आपको अपने आप हो जाएगी। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इसका जो सही उत्तर था वो नंबर बी था। फिर से देखो एक प्रश्न आया है कि कामायनी के पात्रों को उनकी प्रतीकात्मकता के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो इसका जो दिया गया है मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा पूरा ऑप्शन। हाँ, थोड़ा आपको देखने में परेशानी होगी, पढ़ के मैं सुनाता आपको। जैसे कि इनके कुछ पात्र दिए गए हैं और कुछ प्रतीक है, और इसमें पूछा गया है कि इनमें से सही विकल्प क्या है। तो आपको इसमें पहचानना है कि भाई मनु जो है, तो आप जानते होंगे कि जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद की रचना है, और कामायनी कब लिखी गई थी? तो ये 1900 बताइए 35। ठीक है। तो एक प्रश्न आ गया कि भाई पूछो बताइए कि कामायनी कितने सर्ग थे? तो इसमें थे 15 सर्ग। ठीक है। तो अभी एक प्रश्न इसमें है कि भाई कामायनी जो पात्र हैं वो किसका प्रतीक है? जैसे कि मनु जो है वह मन का प्रतीक है। ठीक है। फिर जो श्रद्धा है वो भावना का प्रतीक है। ईड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। ऋषभ जो है वो धर्म का प्रतीक है। ठीक है। तो इस तरह से आपको याद, अगर मान लीजिए आप जो कामायनी की स्टोरी है उससे भी याद करने की कोशिश करो तो आपको याद हो जाएगा कि भाई मनु जो था वो मन, क्योंकि उसका मन जो कैसा था वो चंचल था। मन कैसा होता है? चंचल होता है। और मनु भी कैसा था? चंचल था। पहले वो श्रद्धा के पास रहता है, फिर ईड़ा के पास जाता है, यानी कि उसका मन कैसे चंचल। फिर श्रद्धा, तो श्रद्धा भावना का प्रतीक है। और ईड़ा, ईड़ा किसकी प्रतीक है? वो बुद्धि की प्रतीक है। यानी कि ईड़ा का जो किरदार है इसमें, तो हमेशा वो अपनी बुद्धि से काम लेती है, अपने दिल से कोई काम नहीं लेती, वो अपने बुद्धि का ही प्रयोग करती है, इसलिए बुद्धि का प्रतीक है। श्रद्धा, श्रद्धा की बात करें तो वो हमेशा अपने हृदय से काम लेती है, तो इसलिए ये भावना का प्रतीक है। और वृषभ जो है वो धर्म का प्रतीक है। तो ये सही है। तो इसका सही ऑप्शन है नंबर ए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, कवियों को उनके आश्रयदाताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो कुछ कवि दिए गए हैं और उन्हें हमें क्या करना है कि उनके आश्रयदाता के साथ सुमेलित करना है। तो जैसे भूषण है, तो भूषण किसके कवि थे? तो आपको पता होगा कि भूषण के आश्रयदाता दो लोग थे, एक है शिवाजी महाराज और दूसरे हैं छत्रसाल। तो शिवाजी महाराज की प्रशंसा में उन्होंने शिवा बावनी और शिवराज भूषण लिखा था। तो छत्रसाल जो महाराज थे उनकी प्रशंसा में उन्होंने छत्रसाल दशक की रचना की थी। फिर आते हैं केशवदास। तो केशवदास जो थे वो ओरछा नरेश, तो ओरछा नरेश के ये आश्रयदाता थे। फिर बिहारी जो थे, तो बिहारी जो थे वो मिर्जा राजा जय सिंह, तो बिहारी जो थे वो जय सिंह का थे। मैं जूम करता हूं, आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा। हाँ, तो जैसे कि भूषण छत्रसाल मैंने बताया आपको, केशवदास ओरछा नरेश, बिहारी
मिर्जा राजा जयसिंह। दोस्तों, आपको बिहारी का परिचय पता होगा, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बिहारी जो थे उनका मुलाकात जयसिंह से कैसे होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जो जयसिंह थे वो भोग विलास में इतना लिप्त हो गए थे कि वो अपनी जो नई पत्नी थी, नई रानी, उसके प्रेम में इतना पड़ गए थे कि अपना राजकाज करना भूल गए थे, राज दरबार में भी आना वो भूल गए थे। इससे क्या हुआ था कि उनका जो प्रशासन था वो अच्छे से नहीं चल पा रहा था। तो ये बात का खबर जब बिहारी को पड़ा तो बिहारी ने उन्हें एक दोहा लिखकर भेजा। दोहा क्या था मैं आपको सुनाता हूं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंधियो, आगे कौन हवाल। ठीक है, तो यह दोहा जब बिहारी ने लिखकर राजा जयसिंह के पास भेजा तो जयसिंह इतने प्रसन्न हुए, ये दोहा सुन के उनकी आंखें खुली और उन्हें अपने कर्म पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने यह तय किया कि अब से वे राजकाज में ध्यान देंगे और उन्होंने बिहारी को अपना राजकवि नियुक्त किया और उन्हें ऐसा वचन दिया कि प्रत्येक दोहे के बदले में उन्हें स्वर्ण मुद्राएं या अशर्फी दी जाएगी। ठीक है, तो आप देखते इतनी स्टोरी में हमारे कितने प्रश्न कवर हो गए। ठीक है, तो बिहारी ने जयसिंह को कौन सा दोहा लिखकर भेजा था, तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंदियो, आगे कौन हवार। है ना, इनके आश्रयदाता थे जयसिंह और इन्हें बदले में क्या मिलता था, तो स्वर्ण अशर्फी या मुद्रा। तो आपको इस तरह से करना है। तो घनानंद जो है, घनानंद का है मोहम्मद शाह रंगीले। तो इनकी भी स्टोरी एक है, मैं आपको सुना देता हूं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा पर ये चीजें आपके काम की है। तो आपको पता होगा कि जो घनानंद है, घनानंद के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, इसके जीवन परिचय के बारे में। हमने केशवदास के ऊपर बना दिया है, अब घनानंद के ऊपर बनाएंगे। तो उसमें दोस्तों घनानंद का परिचय में आपको इतना याद रखना है कि जो घनानंद है उनका जन्म हुआ था 1689 में और ये मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी या आश्रयदाता थे, मतलब इनके आश्रय में रहते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार घनानंद के कुछ जो उनके साथ और भी लोग काम करने वाले थे तो वे इनसे जलते थे। तो इन्होंने, उन लोगों ने क्या किया, उन जो राज दरबारियों ने, उन्होंने क्या किया कि शाह जो है रंगीले, मोहम्मद शाह रंगीले को थोड़ा घनानंद के बारे में भड़का दिया कि भाई ये बहुत अच्छा गाना गाते हैं, ऐसा कुछ इन्होंने बढ़ा चढ़ा के इनके बारे में कहा। तो जो मोहम्मद शाह रंगीले है उन्होंने भी घनानंद को गाना गाने के लिए कहा, परंतु इन्होंने इनकार कर दिया। तो उन दरबारियों ने कहा कि भाई ये ऐसे नहीं गाएंगे, इनकी एक प्रेमिका है सुजान, सुजान इनकी प्रेमिका का नाम था। तो घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था, सुजान। तो सुजान को बुलाओ और सुजान के सामने ये गाएंगे। तो सुजान बुलाई गई और सुजान की ओर मुंह करके, यानी कि सुजान की ओर मुंह करके इन्होंने गाना गाया। तो उस समय इनका जो पीठ था वो मोहम्मद शाह रंगीले के सामने था। तो गाना सुनकर तो जो राजा है वो प्रसन्न हुआ, परंतु अपना अपमान समझकर कि भाई मेरे कहने पर तो नहीं सुनाया और एक वेश्या के कहने पर इसने गाना सुना दिया और वो भी उसकी तरफ मुंह करके गाना गा रहा है और मेरी तरफ पीट करके। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि मोहम्मद शाह रंगीले ने इन्हें देश निकाला दे दिया। तो इसके ऊपर प्रश्न आते इसलिए मैंने आपको इतनी स्टोरी सुनाई। तो घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान, ये किसके आश्रयदाता थे, तो मोहम्मद शाह रंगीले। तो इसका जो सही उत्तर है नंबर 1। तो दोस्तों यही 2 प्रश्न करके हम रुकेंगे, बाकी प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है और अभी रात के 1 बज गए हैं। तो रात के 1 बजे मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, रामचरितमानस के निम्नलिखित पात्रों का
प्राणी शास्त्रीय आधार पर सुमेलित कीजिए। ये थोड़ा आपको नहीं दिख रहा होगा पूरा ऑप्शन। हाँ, तो दोस्तों ये पूछे गए हैं कि भाई जो रामचरितमानस है, तो उनको आपको क्या करना है कि उन पात्रों को क्या करना है, प्राणी शास्त्र के आधार पे आपस में मिलाना है। तो ऑप्शन कुछ दिए गए हैं, जैसे कि सुग्रीव जो थे, तो सुग्रीव आपको पता है, सुग्रीव जो थे बंदर थे, बानर थे, है ना। फिर विभीषण, तो विभीषण क्या थे, वो राक्षस थे, है ना। जामवान, तो जामवान जो थे वो भालू थे, है ना। और जटायु जो थे वो पंछी थे, है ना। तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। अभी आंसर क्या है देखो, 2 नंबर का, ठीक है। यानी कि बी का क्या था, पहला था 1 नंबर, यानी कि सुग्रीव का बानर, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है, बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में लेंगे। तो अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। दोस्तों इससे पहले हमने 2019 का जो प्रश्न पत्र है उसके ऊपर हमने 2 वीडियो बनाए हैं। तो उसका जो वीडियो का लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसमें देख सकते हो। और अगला जो वीडियो बनाऊंगा तो बाद में भी उन वीडियो का भी लिंक मैं इन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, निम्नलिखित रचनाकारों का उनकी रचनाओं के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो कुछ रचनाकार दिए गए हैं और उनकी कुछ रचनाएं दी गई है, आपस में मिलान करना है। तो जो अज्ञेय है, तो अज्ञेय का है बावरा अहेरी, फिर है धर्मवीर भारती, इनका है सपना भी, नरेश मेहता का है अरण्या, धूमिल का है कल सुनना मुझे, और ये जो अंतिम है नाटक जारी है ना। ये नाटक जारी है, यह किसकी रचना है, तो ये रचना है लीलाधर जगुड़ी की। दोस्तों इसी क्वेश्चन पेपर में या 2 नंबर के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आया था कि नाटक जारी है ये किसकी रचना है, अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो ये लीलाधर जगुड़ी की है, ठीक है। तो नाटक जारी है, ये नाटक नहीं है, ठीक है, ये कविता है। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि नाटक लिखा गया है तो ये नाटक ही होगा, परंतु ये नाटक नहीं है, ये कविता है। तो नाटक जारी है, ये नाटक है, ये 1972 में लिखा गया था, ठीक है, 1972 में लिखा गया था। और किसकी रचना है, तो ये लीलाधर जगुड़ी। तो अज्ञेय की रचना है बावरा अहेरी, धर्मवीर की भारती का है सपना अभी भी, नरेश मेहता का है अरण्या, धूमिल का है कल सुनना मुझे। तो दोस्तों धूमिल जो है इनका पूरा नाम था सुदामा पांडे धूमिल। इनकी प्रसिद्ध रचना एक है संसद से सड़क तक, ठीक है, रोटी और संसद, अकाल दर्शन, ये भी धूमिल की रचना है, काफी प्रसिद्ध है। मोचीराम करके एक इनकी रचना है, नेट के सिलेबस में दी गई है, ये भी काफी प्रसिद्ध रचना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो नंबर सी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आपके साथ जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनका भी इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत तैयारी हो सके। तो दोस्तों बाकी जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा था, और अगर आपको स्पष्टीकरण पसंद आए तो भी बताइए, और स्पष्टीकरण नहीं चाहिए होगा तो भी मुझे लिख के बताइए, अगली वीडियो में हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।